बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा ये कार्यक्रम आपके लिए होता है और हम हर बार आपके लिए नई नई जानकारियाँ लेकर आते हैं और आपको नई नई जानकारियों और साथ ही विशेषज्ञों से रूबरू कराते रहते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूँ शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। किसानों की आजीविका के लिए कृषि वानिकी प्रणाली होगी उपयोगी। आलू फसल को रस चूसने वाले कीटों से बचाएं। बोदी की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं पंत लोबिया 2। अब समाचार विस्तार से। राज्य के पठारी क्षेत्रों में शुष्क भूमि की खेती पर निर्भर किसानों को आजीविका के साधन के लिए कृषि वानिकी प्रणाली काफी उपयोगी साबित होगी। इसके तहत किसान वन वृक्ष, अनाज और पशुओं के लिए चारा उत्पादित कर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। आलू फसल में लगने वाले लाही कीट रस चूसने वाले कीट हैं जो फसलों को काफी नुकसान पहुंचाता है। आलू फसल को लाही कीट से बचाने के लिए प्रोफेनोफास 1500 मिलीलीटर या इमिडाक्लोप्रिड 500 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर का छिड़काव करें। पशुपालक भाई पशुओं को ठंड से बचाने के लिए सूर्योदय के बाद ही चराने के लिए ले जाएं ताकि उन्हें धूप से गर्मी मिल सके और शाम को सूर्यास्त से पहले पशुओं को घर ले आएं। इससे आपके पशु बीमार नहीं पड़ेंगे। जो किसान भाई ग्रामीण क्षेत्रों में चराने के लिए ले जाते हैं वे कोशिश करें अभी 8-9 बजे के बाद, जब धूप में थोड़ी कड़ापन आ जाए, सूरज के जो सनलाइट की इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, उस समय आप अपने पशुओं को चराने ले जाएं। और साथ साथ जो शाम में किसान भाइयों को कुछ आदत होती है जो सूर्यास्त के बाद भी चराते हैं, तो कोशिश करें सूर्यास्त से पहले ही, अगर 3-4 बजे तक में आप फिर से लौटा के घर ले आते हैं तो इस मौसम में आप सब जानवरों को आप ठंड के बुरे प्रभाव से बचा सकते हैं। बोदी की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 40 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में पंत लोबिया 2 लगाएं। बोदी की खेती के लिए 2 से 3 बार देशी हल से खेत की अच्छी तरह जुताई करके पाटा चला दें। जुताई के समय गोबर की सड़ी खाद 5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में अच्छी तरह मिला दें। बोदी ऊंची जमीन की फसल है, इसलिए खेत में पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। किसान भाई बागवानी में निकौनी के लिए नूतन खुरपा नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 6 से 8 डिसमिल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है गोभी वर्गीय फसलों में रासायनिक दवा के बिना कीट नियंत्रण के बारे में। गोभी वर्गीय फसलों में रासायनिक दवा के बिना कीट नियंत्रण करने के लिए फूल गोभी और पत्ता गोभी को कतारों में लगाएं। इसमें गोभी के हर 25 कतार के बाद 2 कतार सरसों फसल लगाएं। ध्यान रहे, इसमें पहला और अंतिम कतार सरसों फसल का ही होना चाहिए। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 26 डिग्री दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आपने देखा कृषि समाचार, मंडी भाव, साथ ही अगले 24 घंटे के अंदर मौसम के मिजाज को जाना। आइए यहाँ पे लेते एक छोटा सा विराम। कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि विराम में भी आपके लिए जानकारियाँ हैं। बने रहिए आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन के साथ। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। किसान भाइयों, आइए आज हम आपको जानकारी दिलाते हैं सरसों व तोरी की देखभाल आप किस प्रकार करें। जी हाँ, जब हमारे किसान भाई सरसों व तोरी की खेती करते हैं तो खेतों में नमी बरकरार होनी चाहिए। साथ ही वे सरसों व तोरी के फसलों की देखभाल कैसे करें, जानने के लिए चलिए सीधे हम रुख करते हैं विशेषज्ञ की ओर। अभी रबी के समय में आप लोगों ने सरसों और तोरी की बुआई की होगी और इस समय सबसे ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है, क्योंकि कई तरह की समस्याएं जो हैं आपकी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। और इसी विषय पर आज बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए उपलब्ध है विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर मनोज कुमार सिंह। जैसा कि अभी समय चल रहा है सर, किसान भाइयों ने सरसों और तोरी की बुआई कर दी है, तो अभी अगर बात करें कि अभी के समय में जब तापमान में बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो रहा है, किस तरह की दिक्कत आ सकती है? किसान भाइयों, जो भी सज्जन आप लोग लगाए हैं सरसों या तोरी, तो आपकी लगभग सरसों या तोरी आपका लगभग 1 महीना या 15 दिन का हो चुका है। ऐसी स्थिति में अगर आपका उर्वरक आप नहीं दिए हैं तो उसमें जो यूरिया है उसकी मात्रा दे दें। अगर जो लोग नहीं दे सकते हैं, ज़्यादा मात्रा अगर उनको लगता है, तो सबसे अच्छा उपाय है कि 1 लीटर पानी में आप लगभग 10 ग्राम यूरिया को घोलिए और उसको छिड़काव मारिए। दूसरा ऑप्शन है कि आप जो है आजकल विविध अवस्था में NPK आने लगा है, जैसे 19-19-19, तो इसकी मात्रा जो है 1 लीटर पानी में 5 ग्राम घोलिए और इसको घोल बना करके छिड़काव करेंगे। पौधा को जो लोग शुरू टाइम में नहीं खाद दे पाए हैं तो उनकी पूर्ति हो जाएगी। अगर ये 10 दिन पे रिपीट करते हैं, पौधा का वृद्धि विकास बहुत अच्छा होगा। और सरसों में अभी के टाइम में पानी समय समय पर देना जरूरी है, क्योंकि बरसात हो नहीं रही है। ऐसी स्थिति में हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा वृद्धि विकास अच्छा हो, तो उसके लिए सरसों को सिंचाई दें।
और जो सज्जन लोग बहुत ज़्यादा संख्या में उग गया है उसकी थिनिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि बुआई के लगभग 15 से 21 दिन के बीच में अतिरिक्त जो पौधे हैं उसको उखाड़ करके हटा दें, क्योंकि ज़्यादा पौधे रहेंगे तो वहाँ पे पौधा का वृद्धि विकास नहीं होगा और आपका जो उपज है उसमें प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ में एक ये भी है कि जो खरपतवार की जो समस्या है उससे हमारे किसान भाई कैसे निपटें, क्योंकि जब पानी रहेगा तो खरपतवार भी आएगा। शुरू में ही देना चाहिए था पेंडिमेथलिन। 1 लीटर पानी में आपका लगभग 3.25 लीटर पर हेक्टेयर ज़रूरत पड़ता है, तो उसको 5 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़कना चाहिए। लेकिन ये चौड़ी पत्ती वाली है, इसलिए चौड़ी पत्ती घास है, इसलिए इसमें बहुत समझदारी के साथ चलना होता है, क्योंकि गेहूं में सकरी पत्ती रहती है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा खरपतवार नाशी का प्रयोग में ये पोस्ट इमरजेंस में नहीं जाएंगे हम। उसमें निकाई गुड़ाई करके हटने की कोशिश करेंगे, खरपतवार को निकाई गुड़ाई करके वहाँ से निकल लें और अतिरिक्त पौधों को वहाँ से हटा देनी है। अब जो है उसमें उर्वरक की मात्रा तो दे दी है, सिंचाई की व्यवस्था हमने कर लिया। आगे हमें कुछ ध्यान रखना है कि जो उसमें कीड़े बीमारी उसकी दूर पड़े। सरसों में आपको ये ध्यान रखना है कि हम अगर फ्लावरिंग टाइम पे पानी की कमी करेंगे तो हमारा नेक्टर जो है उसमें रहता है, जिसको मधुरस के रूप में निकालते हैं मधुमक्खी लोग, तो नेक्टर जल्दी सूख जाता है। इसीलिए सारे जो है मधुमक्खी पालक चले जाते हैं बिहार साइड में, क्योंकि वहाँ की ज़मीन में पानी का तासीर जो है काफ़ी लंबे अवधि तक रहता है। तो जो फूल आता है काफ़ी लंबे अवधि तक उसमें नेक्टर निकलती रहती है। हमें अगर मधुमक्खी पालक हैं तो उसमें पानी सिंचाई फूल आते समय ज़रूर देना है, जिससे कि हमें पौधे में ये एक तो हमारे पास उसमें फली ज़्यादा बने और उसमें पॉलिनेशन ज़्यादा हो। अगर नेचुरल उसे छोड़ देते हैं तो उसमें 15% 10% कम जो है पॉलिनेशन होता है। अगर मधुमक्खी हम रखते हैं तो हमें जो है वहाँ पर अतिरिक्त लाभ मिलता है, अर्थात जितना आपका यील्ड होगा, जितना आपका उपज होगा, मान लीजिए आपका ये पर एकड़ आपका पैदा हुआ 6 कुंतल 5 कुंतल, उसका चौथाई हिस्सा कर दीजिए, उतना मधुरस आपको मिलता जो कि हवा में उड़ जाता है, तो आपकी अतिरिक्त आमदनी हो जाती है। सरसों के लिए लगभग प्रति एकड़ आपका लगभग 4 से 5 बक्से हैं, तो उनका उत्पादन पर असर पड़ता है। आपका उत्पादन जो है बढ़िया होगा। लगभग आपका अगर सामान्यतः जो है आपका उपज जो है 5 कुंटल होता है पर एकड़, तो वहाँ पर आपको 6 से 7 कुंटल चला जाएगा और अतिरिक्त आपको इनकम भी हो जाएगा। आपको लगभग 1 से 1.5 कुंटल जो है मधु भी रस भी वहाँ पे मिल जाएगा। 3 बार आपकी हार्वेस्टिंग होगी, तो ये चीज़ ध्यान रखने से हमें लाभ मिलता है। और साथ में साथ आप ये भी ध्यान रखेंगे उस समय कुछ कीड़े आते हैं, उसकी भी देख रेख करना जरूरी है। कौन कौन से कीट हैं जो कि सरसों या तोरी की फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं और बचने के क्या उपाय हैं? सरसों में मुख्य रूप से कीड़े आते हैं लाही, जो रस चूसने वाला रहता है। तो इस कीड़े को नियंत्रित करने के लिए एक तो है कि आप जो है इमिडा क्लोरोक्विड 1 लीटर पानी में 1 ml घोल बनाएंगे तो पूरी तरह से साफ हो जाता है। दूसरा उपाय है कि आप 10 तरह के पत्ते जो जानवर नहीं खाते हैं उसको ले करके आप 4 गुना ये जानवर के मूत्र में उसमें डुबा देंगे और फिर छान करके 1 भाग या 10 भाग पानी मिला छिड़काव कर मारेंगे, उससे भी रुकेगा। अच्छा सर, इसके अलावा भी क्या और उपाय है क्या कि अंतर्वर्ती अगर खेती कर रहे हैं किसान भाई, अगर उन्होंने सरसों के साथ किसी और फसल को भी शामिल किया है तो उसके माध्यम से भी नियंत्रित कर सकते हैं कीटों को? देखिए, कुछ फसल है जिस फसलों में हम लोग सरसों ले जाते हैं, जैसे मटर है, मटर के साथ सरसों लगा लेते हैं, या फूल गोभी उसके लिए गाड़ी के रूप में सरसों लगाते हैं। तो सरसों अभी के टाइम में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर आदमी को ये तेल की आवश्यकता है। इसको ध्यान में रख करके मोनोक्रॉपिंग में जाएंगे तो हमें ज़्यादा उपज मिलेगा। और इंटरक्रॉपिंग में तो पहले हम लोग जो है मटर के साथ, चने के साथ, गेहूं के साथ सरसों लेते ही थे। हमको भी ध्यान रखना है कि मोनोक्रॉपिंग, और अगली बार ये ध्यान रखें धान की बाली झुकते समय ही सरसों ड्योढ़ा करके खेत में छिड़े, क्योंकि पहले तीसी और खेसारी डालते थे, अब सरसों भी डालना शुरू कर दिया है। देखिए किसान भाई, सरसों की खेती में आपका लागत खर्चा कम है और सिंचाई कम लगता है और उर्वरक भी कम लगता है। तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना है कि हमारा खेत धान कटे उसके बाद हम तुरंत जो है ज़्यादा से ज़्यादा सरसों लगाएं। अगर आप हर जगह नहीं पहुंच सकते हैं तो जहां बाली झुकता है, ऐसी स्थिति में आप ड्योढ़ा सरसों करके उसमें छींटा मार दीजिए और फिर धान कटने के 15 दिन बाद आपका सरसों उग जाएगा और उगा हुआ रहेगा। और ज़्यादा संख्या हो गया तो उखाड़ करके आप जो है उसको साग के रूप में खा लीजिए और बिना मेहनत का आपको जो है सरसों आपके हाथ में आ जाएगी। देखा किसान भाइयों आपने कि किस तरह से हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि सरसों और तोरी की जब आप खेती करें थोड़ी बहुत अगर सावधानी रखते हैं तो न सिर्फ आपका जो उत्पादन है वो बेहतर होगा बल्कि फसल भी सुरक्षित रहेगी। सर, आप हमारे कार्यक्रम में किसान भाई जुड़े, इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारे किसान भाई खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं और ख़ासकर जब हमारे किसान भाई दुधारू पशुओं का पालन करते हैं तो दुधारू पशुओं की देखभाल करने की आवश्यकता उन्हें बढ़ जाती है। अगर समय समय पे हमारे किसान भाई दुधारू पशुओं की देखभाल ना करें तो उन्हें कई तरह की बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है, साथ ही दूध में भी कमी आ जाती है। तो हमारे किसान भाई दुधारू पशुओं की देखभाल कैसे करें, उन पर आहार उनको किस प्रकार दे ताकि दूध की बढ़ोतरी हो सके, इन तमाम बातों की जानकारी लेने के लिए चलिए सीधे रुख करते हैं विशेषज्ञ की ओर। किसान भाइयों, आप पशुपालन करते हैं, लेकिन पशुओं का जो पोषण है उसका प्रबंधन करना भी आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि उससे जो दूध उत्पादन है या मीट उत्पादन है या तमाम तरह के जो भी उससे आपको लाभ लेने हैं, कहीं ना कहीं उस वहाँ पे आपको नुकसान या कमी का सामना करना पड़ेगा। तो आज इसी महत्वपूर्ण विषय पे आपको जानकारी देने वाले हैं और इस विषय पे बात करने वाले हमारे साथ विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर बीपी रॉय। कि अभी हम लोग जैसे बात कर रहे हैं कि जो दुधारू पशु रखते हैं किसान भाई, और उनके लिए पोषण संबंधी बातें जानना भी ज़रूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं जानकारी के अभाव में उनको जो उत्पादन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि दुधारू पशुओं के लिए पोषण कितना ज़रूरी है, या आप कहेंगे कि संतुलित पोषण? जो भी किसान भाई हमारे दुग्ध उत्पादन के दृष्टि से कमर्शियल रूप से पशुपालन करते हैं, उनके लिए जो है पशुओं का सुचारू रूप से चारा प्रबंधन और उनका पोषण करना अनिवार्य है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारे यहाँ झारखंड के परिवेश में लोग अधिकतर जानवरों को चरा के भी रखते हैं, लेकिन जब उन्नत नस्ल की गाय या भैंस या बकरी जो भी हम पालन करेंगे तो उनको जो है पोषण सुचारू रूप से देना पड़ेगा। तो इसका महत्व है कि बैलेंस राशन, प्रोडक्शन राशन या जीवन निर्वाह राशन हम कहते हैं, लेकिन जो प्रोडक्शन राशन है जो दुग्ध उत्पादन के लिए जानवरों के लिए हम लोग करते हैं तो उसका बहुत बड़ा महत्व है। और सुचारू रूप से अगर हम उनको प्रोडक्शन राशन नहीं दे पाएंगे तो हमारा दूध जो है प्रभावित होगा। जी, तो जो दुधारू पशु हैं जिनमें कि गाय भी हैं, भैंस भी हैं, या जो भविष्य में गाय बनने वाली हैं बछियाँ हैं, उनके लिए भी, तो इन सब के लिए किस तरह से अलग अलग जो है खान पान या इनका पोषण जो है उसकी व्यवस्था करनी चाहिए? किसान भाइयों, पशुओं के लिए जो दुधारू पशु हैं उनके पोषण की व्यवस्था के लिए सर्वप्रथम हम ये कहेंगे कि जो उनको न्यूट्रिएंट देना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल मिक्सचर, इसका जो है प्रॉपर रूप से जो है उनके चारे में होना अति आवश्यक है। इसके लिए हम ये कहेंगे जब भी आप कोई पशु आहार बनाते हैं तो उसमें खली जो कि फैट के लिए आपको चाहिए, प्रोटीन के लिए अरहर की चुन्नी, मटर की चुन्नी और ये सारी चीज़ें जो है, इसके बाद जो है विटामिन्स जिसके लिए हरा चारा प्रबंध अति आवश्यक है, और मिनरल मिक्सचर, ये सारी चीज़ें जो है हम उस जो पशु दुग्ध उत्पादन करता है उसके लिए देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब प्रोडक्शन राशन की हम बात करते हैं तो जितना उससे प्रोडक्शन लेते हैं उसके हिसाब से उसको हमको राशन देना पड़ेगा। इतने सारे सम्मिश्रण की बात करी है, चाहे प्रोटीन के लिए, विटामिन के लिए या मिनरल या कैल्शियम की बात करते हैं, तो क्या पशु के बॉडी वेट के हिसाब से उनको देना चाहिए या जो मिल्क की प्रोडक्टिविटी है उसके हिसाब से देना चाहिए? किसान भाइयों, जब दुधारू पशु की बात आती है तो 1 kg तो हम उनको बैलेंस राशन के रूप में देते हैं। दूसरा जो है दूध प्रोडक्शन जो करते हैं उसके अनुसार जो है उनको हम देते हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे गाय में जो है 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर जो है 1 kg प्रोडक्शन राशन हम देते हैं, और भैंस में जो है 3 kg दूध उत्पादन पर 1 kg प्रोडक्शन राशन देते हैं। लेकिन जो इसमें कंसनट्रेट फीडिंग जिसको हम कहते हैं, अभी बात हो 2.5 kg, वो कंसनट्रेट फीडिंग का ये मतलब होता है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, ये सारी चीज़ें प्रॉपर मात्रा में होनी चाहिए। जी, वर्तमान में उनके लिए उनके पोषण से संबंधित जो समानुपात है उसके बारे में, लेकिन जो गाभिन गाय हैं जो कि आगे जाकर उनको बछिया या बच्चा देना है और दूध के उत्पादन में सहयोग करना है, उनका किस तरह से होना उनको चाहिए? भी जो है बॉडी मेंटेनेंस बदलाव करना चाहिए? बॉडी मेंटेनेंस के अलावा भी उनको जो है प्रोडक्शन राशन के रूप में अलग से भी हम जो है फीड देते हैं। और उनको सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ जो पशु पालक बंधु हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हमारी गाय गर्भकाल में आ जाती है और 3 महीना के है तो उसके प्रोडक्शन राशन में हमको जो 1 kg जो है प्रोडक्शन बॉडी मेंटेनेंस के लिए देते हैं, उसमें 2.5 से 3 kg और हम बढ़ा के उनको, जैसे हमारे गाय का जो है
बॉडी वेट है और इस तरह के उसके अनुसार जो है अपने विवेक से हम उसको प्रोडक्शन राशन देते हैं। यानी कि जो गर्भवती गाय हैं, जो गाभिन गाय हैं, उनके पोषाहार में वृद्धि करना चाहिए 3 महीने के बाद में। अब सर एक चीज़ ये भी बताएं कि जो बछिया हैं, जो हमारे लिए जो आने वाले समय में गाय बनेंगी, उनको भी किस तरह से हम संतुलित आहार दें कि आगे चलकर किसी तरह की समस्या नहीं हो, चाहे वो गर्भधारण की बात हो या दूध उत्पादन की बात हो। जैसे बछिया है, बछिया में भी कम से कम हमको 3 महीना जो है उसको मिल्क फीडिंग करानी चाहिए, जो भी गाय देती है। और उसके बाद देवे बच्चों का अलग से एक पशुहार आता है जिसको उनको 2.5 kg 250 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, इस तरह जैसे जैसे है उसको उनको हमको देना चाहिए ताकि वो प्रॉपर फीडिंग हो। लेकिन सबसे बड़ा जो विशेष बिंदु है जिसको हम लोग हर जगह बताते हैं कि हमारे यहाँ झारखंड के प्रवेश में किसान भाई जो है दुधारू गायों के लिए जो है पूरे साल हरा चारे की व्यवस्था नहीं कर पाते जी। क्योंकि अगर किसी भी दूध देने वाले जानवर को हरा चारा नहीं देंगे तो विटामिन की प्रॉपर मात्रा जो हम देना चाहते हैं उनको जो है नहीं मिल पाती। और जब विटामिन की कमी शरीर में आती है तो हार्मोन सिक्रेशन जो है प्रभावित होता है और गायें जो है हीट में जो है टाइम लेती हैं आने में, इससे हमारा दूध उत्पादन भी प्रभावित होता है। इसलिए हरा चारा की व्यवस्था भी हमको करनी चाहिए जी। अब बरसात में हरा चारा हमको प्रॉपर मिल जाता है, लेकिन जाड़े के समय में हमको जो है बरसीम, लोबिया ये सब भी देना चाहिए, क्योंकि चारा भी 2 प्रकार का होता है ना, एक सीरियल क्रॉप का होता है, एक लेगुमिनस क्रॉप का होता है। तो लेगुमिनस क्रॉप का जो भी चारा है वो जो उसमें विटामिन प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और एक झारखंड के प्रवेश में भी किसानों को हम बताना चाहते हैं कि जो आप दलहनी फसल का उत्पादन करते हैं तो अरहर की पत्ती हुई, चने की पत्ती हुई, मटर की पत्ती जिसको भूसा कहते हैं, उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको भी अपने गायों अपने जानवरों को खिलाने का प्रयत्न करें। जैसे जैसे जिस समय हमको हरा चारा की अधिकतम सुविधा होती है उस समय हम जो है कंसंट्रेट को जो है कम कर देते हैं और इसके हिसाब से उसका हम प्लानिंग करते हैं कि 4 kg हरा चारा है तो उस पर 1 kg कंसंट्रेट को हम कम कर सकते हैं। तो इसलिए उसका दोनों का बैलेंस हम मिला के चलते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ जाड़े में है, अगर हमारे पास हल्की सी बरसीम भी मिल जाती है 4 kg 5 kg तो उससे हम अपना कंसंट्रेट फीडिंग थोड़ा कम कर सकते हैं। और मेन है कि उत्पादन का में जो हमारी प्रोडक्शन लागत है जितना ही कम होगी, जितना हम अपने निजी संसाधनों से जो हमारे पास होता है उससे करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन जो है बढ़ेगा और प्रॉफिटेबिलिटी जो है हमारी बढ़ेगी। तो किसान भाइयों, देखा आपने कि हमारे विशेषज्ञ ने काफ़ी अच्छे ढंग से आपको बताया है कि जो आपके दुधारू पशु हैं उनका आहार किस तरह से होना चाहिए, कैसे पूरी तरह से बैलेंस रहे, खासकर जो दूध देने वाली गायें हैं, गर्भवती गायें हैं या जो बछियाँ हैं जो आगे चलकर गाय बनेंगी उनके लिए भी। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे किसान भाइयों से जुड़े, इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें हमारे इस पते पर लिख सकते हैं। फटाफट हमारा पता नोट करिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। हमारा ये कार्यक्रम आप कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। कुछ नहीं करना है, बस आपको मोबाइल निकालना है और कृषि दर्शन रांची टाइप करना है। यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से कभी भी कहीं भी हमारा ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं। अब हमें और हमारी पूरी टीम को यहीं पे दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे। नमस्कार।